हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का अंतिम भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। घर जाकर लावण्य ने सबसे पहले रिति को कॉल किया। रिति ने कुछ देर बाद कॉल रिसीव किया। उसकी आवाज़ भारी हो रखी थी, मानो वो काफ़ी देर से रो रही हो। उसने पूछा, तुम ठीक हो रिति? मुझसे कुछ कहना हो तो कह सकती हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। रिति ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ लावण्य, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। लावण्य समझ सकती थी कि इस समय रिति को स्पेस की ज़रूरत है। वैसे भी जब रिति सह नहीं पाती थी तो वो खुद ब खुद लावण्य को सब कुछ बता ही देती थी। लावण्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। भले ही हर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, मगर मुझे तुम हमेशा अपने साथ पाओगी। इसलिए जब तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तब तुम बेझिझक मेरे पास आ सकती हो। रिति ने लावण्य को थैंक यू कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने सामने देखा तो परीक्षित गुस्से से उबल रहा था। उसने पूछा, ये मेरा भी बच्चा है ना? तो तुम खुद ही कैसे डिसाइड कर सकती हो कि तुम अबॉर्शन करवाओगी? क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई? रिति, मैं तुम्हें परीक्षित की शादी में ले गया अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। क्या अब भी तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? कहीं तुम मुझे छोड़कर वापस नक्स के पास जाने का तो नहीं सोच रही? रिति ने नाम में सिर हिलाया और रोते हुए कहा, कभी नहीं। मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं सकती, पर यह बच्चा इस दुनिया में नहीं आ सकता परीक्षित। हम इसे एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। परीक्षित ने सख्त लहजे में कहा, बकवास बंद करो अपनी। अगर तुम्हें बस मेरी रेपुटेशन और फैमिली मेम्बर्स की ओपिनियंस की चिंता है तो फिर तुम बेकार ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। अगर मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो सकता हूँ तो मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी भी ले सकता हूँ। जस्ट ट्रस्ट मी रिति, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर उस नक्श ने अपना वादा ना तोड़ा होता तो शायद आज ये नौबत आती ही नहीं और हम इस समय तुम्हारी प्रेगनेंसी सेलिब्रेट कर रहे होते। रिति को समझ नहीं आ रहा था कि इस मोमेंट पर वो क्या करे। डर और घबराहट के मारे वो बुरी तरह कांप रही थी और उसके आंसू किसी झरने की तरफ बह रहे थे। परीक्षित ने उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने अबॉर्शन के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रिति। हमारा बच्चा इस दुनिया में ज़रूर आएगा या आएगी, और अगर तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने बिस्तर से बांध कर रख दूंगा। तुम तब तक हमारे कमरे में बंद रहोगी जब तक तुम्हें अक्ल नहीं आ जाती। अब तो रिति का रोना और भी ज़्यादा हो गया था। परीक्षित ने उसे गले लगा लिया और उसे कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करने लगा। वो काफ़ी कुछ कहना चाहता था, मगर उसके खुद के आंसू रुकने को तैयार नहीं थे। परीक्षित ने प्यार से कहा, रोना बंद करो बेबी, ये हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये बेबी मेरी कई रातों की मेहनत का नतीजा है और इसे इस दुनिया में आना ही होगा। तुम सब कुछ भूल कर बस अपनी प्रेगनेंसी और मुझ पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। सब कुछ भूल कर लावण्य ने अपने बिजनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था दूसरी तरफ, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ भी रही थी। कदम कदम पर शिवांश भी उसकी मदद कर देता था, मगर उसने लावण्य को इस बात का पता नहीं लगने दिया। एक दिन मजाक मजाक में शिवांश ने एक फ्रेंड से कहा, मैं देख सकता हूँ कि तुम लावण्य से बहुत प्यार करते हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी ये साइड भी है, मुझे देखने को मिलेगी। तुम तो बिल्कुल प्रेम रोगी हो चुके हो। पर क्या तुम्हें लगता है कि इतना सब करने के बाद लावण्य तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? शिवांश का फ्रेंड ने ये बोला था। शिवांश ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मैंने लावण्य का दिल इतना दुखाया है कि वो मेरा नाम लेने से भी कतराती है। ये दर्द मुझे भी झेलना होगा क्योंकि ये मेरे कर्मों का फल है। प्लीज़ हमारी डील के बारे में लावण्य को कुछ मत बताना। उस रात शिवांश ने लावण्य की याद में बहुत ज़्यादा शराब पी ली। वो लड़खड़ाते हुए क्लब से बाहर निकला तो ड्राइवर ने पूछा, आप कहाँ जाना चाहेंगे सर? शिवांश ने बैक सीट में लड़कते हुए कहा, मुझे मेरे अपार्टमेंट तक ले चलो। आज बहुत लंबे समय के बाद शिवांश अपने अपार्टमेंट में आया था। जब वो होश में रहता था तो उसकी हिम्मत नहीं होती थी यहाँ कदम रखने की, मगर शराब के नशे में ना जाने कैसे वो यहाँ आने का मन बना लेता था। ये अपार्टमेंट शिवांश को बस लावण्य की याद दिलाता था। हर एक कोने में शिवांश को लावण्य नजर आती थी। इस जगह ना तो वो चैन से खाना खा पाता था और ना ही सो पाता था। लावण्य की लाल आंखें, उसका रोता हुआ चेहरा शिवांश को सोने नहीं देते थे। शिवांश ने मॉर्निंग ड्यू पर हाथ फेरते हुए कहा, ओह लावण्य, आई मिस यू सो मच माई लव।
ये पियानो शिवांश को लावण्य की सबसे ज़्यादा याद दिलाता था। क्योंकि चाहे उसका कैसा भी मूड हो, वो पियानो की धुन के ज़रिए उस चीज़ को बताती थी। इस पियानो के करीब ही शिवांश अक्सर लावण्य को किस करता था, स्पेशली तब जब वो पियानो प्ले करती थी। पियानो के पास बैठकर शिवांश को वो दिन याद आया जब लावण्य उसकी बाहों में थी और वो उसके लिए पियानो प्ले कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज थे, मगर शिवांश को अपनी फीलिंग्स का एहसास तभी हुआ जब लावण्य उसकी ज़िंदगी से चली गई थी। नशे की हालत में शिवांश ने लावण्य को कॉल किया और कहा, आई मिस यू सो मच लावण्य। लावण्य कुछ कह पाती उससे पहले ही शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो रिजेक्शन से डरता था। वो लावण्य के कड़वे जवाब को सुनने से डरता था। स्टॉप इट शिवांश, तुम्हारी ये हरकतें सिर्फ मुझे इरिटेट करती है। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है शिवांश, जस्ट गेट लॉस्ट। तुम क्यों बार बार मुझे तंग करते हो? आखिर मुझसे दूर क्यों नहीं चले जाते? ये सब लगातार शिवांश के कानों में गूंज रहे थे और इससे उसके सीने में बहुत दर्द हो रहा था। शराब के नशे ने शिवांश को ज़्यादा देर तक ये दर्द नहीं होने दिया, क्योंकि वो पियानो पर ही सिर रखकर सो चुका था। लावण्य अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसकी सिक्योरिटी अंदर आई और टेबल पर एक बॉक्स रखते हुए कहा, बाहर मिस्टर अरविंद कपूर आए हुए हैं। उन्होंने आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है और कहा है कि इसे देखने के बाद अगर आप उनसे मिलना चाहें तो वो यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। लावण्य ने कहा, तुम उन्हें रेस्ट रूम में बैठने को कहो और कॉफ़ी सर्व करो। सेक्रेटरी ओके कहकर चली गई। लावण्य ने वो बॉक्स देखा तो उसके अंदर वही पिंक डायमंड वाला नेकलेस रखा हुआ था, जिसे लावण्य जी जान लगाकर ढूंढ रही थी। तो ये नेकलेस अरविंद के पास था। भले ही लावण्य अरविंद की नापसंद करती थी, कहीं ना कहीं उनसे नफरत भी करती थी, मगर वो नेकलेस वापस नहीं लौटाने वाली थी। ये उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। लावण्य अरविंद के इंटेंशन समझ रही थी। वो जानती थी कि अरविंद इस नेकलेस का इस्तेमाल करके सिचुएशन मैनिपुलेट करना चाहते हैं और लावण्य से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। कुछ सोचकर उसने अरविंद की अपने कैबिन में बुलवाया। अरविंद ने आते ही उसने कहा अरविंद के आते ही उसने कहा, मैं काफ़ी समय से इस नेकलेस को ढूंढ रही थी। मैं नहीं जानती कि ये आपके पास है। अब ये मुझे वापस मिल चुका है, तो मैं आपको इसकी सही कीमत से ज़्यादा पैसे देने को तैयार हूँ। ये कहकर उसने एक चेक अरविंद की ओर बढ़ा दिया। अरविंद का चेहरा फीका पड़ गया। उन्हें पैसे नहीं बल्कि अपनी बेटी, अपना खून चाहिए था। अरविंद ने इमोशनल होते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे पैसों के लिए नहीं बल्कि माफ़ी मांगने आया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लावण्या। क्या तुम सब कुछ भुला कर खुशी खुशी अपने परिवार के पास नहीं आ सकती? लावण्य ने चिढ़ते हुए कहा, मैं आपसे बहुत बार कह चुकी हूँ कि आप और आपके परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप सचमुच बहुत घटिया किस्म के इंसान हैं। आपने अपने परिवार के साथ मिलकर मुझे बहुत दुख दिया है। इसके बावजूद मेरी फीलिंग्स की कद्र किए बिना मेरे दर्द को इग्नोर करते हुए आप कह रहे हैं कि मैं वापस लौट आऊं। मैं कोई पत्थर नहीं हूँ जिसे एक पल आपने ठोकर मारकर अपने रास्ते से हटाया और जब उस पत्थर की मूर्ति बनी तो आप उसे पूजने लगे। इस बात का जवाब कैसे दिया जाए ये अरविंद को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने कहा, तुम मानो या ना मानो, मगर मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुम्हारी माँ से ही किया था। लावण्य ने सर्द लहजे में कहा, आई डोंट ट्रस्ट यू। वो नफरत भरी आवाज़ अरविंद सह नहीं पाए। उनसे लावण्य से नजरें नहीं मिलाई गई, इसलिए वो चेक की ओर देखे बिना स्टूडियो से बाहर चले गए। लावण्य ने गहरी सांस ली और फिर अपनी फाइल्स को बंद करके घर चली गई। वो सोच ही रही थी कि डिनर के लिए क्या बनाया जाए, तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी। लावण्य ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए पूछा, कोई मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देता? अब कौन आ गया? उसने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर परीक्षित था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से सोया नहीं था। साथ ही वो पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर भी लग रहा था। लावण्य ने पूछा, परीक्षित तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या रिति भी आई है? परीक्षित ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है लावण्य, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और परीक्षित को अंदर आने दिया। वो परीक्षित के लिए एक गिलास पानी लेकर आई और पूछा, सब ठीक तो है ना? परीक्षित ने कहा, रिति प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लावण्य ज़्यादा हैरान नहीं हुई, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा लग चुका था। परीक्षित ने आगे कहा, नक्श अब रिति को डाइवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो उसे लगा था कि उसका बच्चा इस दुनिया में आएगा तो वो आहाना को अपनी वाइफ बना लेगा, पर अब पता चला है कि वो बच्चा ही किसी और का है, इसलिए नक्श अब तलाक के लिए तैयार नहीं है। उसने कह दिया है कि वो किसी भी हाल में डाइवोर्स पेपर साइन नहीं करेगा, चाहे जो हो जाए। नक्श जानता है कि रिति प्रेग्नेंट है, मगर फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और हमारे बच्चे से
हर्ट करना हमारे बच्चे से हर्ट करना चाहता है। लावण्य चौंक गई। उसे नक्श से ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, वो एक घटिया आदमी था, पर लावण्य ने कभी सोचा नहीं था कि वो अब भी ऐसे बिहेव करेगा। एक अनबॉर्न बेबी को टारगेट करने से ज्यादा घटिया हरकत तो नक्श कर ही नहीं सकता था। परीक्षित ने कहा, रिति 3 मंथ प्रेग्नेंट है। अगर ये डाइवोर्स नहीं हुआ तो मेरी फैमिली रिति को कभी नहीं अपनाएगी। उन्होंने तो कह दिया है कि फिलहाल मैं बच्चा अबॉर्ट करवा दूं और शादी के लिए थोड़ा इंतजार कर लूं, क्योंकि अगर रिति प्रेगनेंसी के दौरान नक्श से जुड़ी रही तो सब बातें बनाएंगे। पर तुम ही बताओ लावण्या, क्या मैं अपने ही बच्चे के साथ ऐसा कर सकता हूँ? इतना पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। लावण्या ने कहा, शिवांश तुम्हारा दोस्त है, वो रिति और नक्श का तलाक बड़े आराम से करवा सकता है। शिवांश के होते हुए तुम्हें मुझ तक आने की जरूरत कैसे पड़ गई? ये सुनकर परीक्षित के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। दोस्त? ये दोस्ती सिर्फ बिजनेस तक सीमित थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। परीक्षित ने भी सोचा था कि वो शिवांश से मदद मांगेगा तो उसका काम बन जाएगा, मगर वो गलत था। उसने कई बार शिवांश से मिलने की कोशिश की, उसे कॉल किया, मगर उसे न तो शिवांश का चेहरा देखने मिला और न ही उसकी आवाज सुनाई दी। हर बार परीक्षित को सारिका या रोनित ने यही कहा कि शिवांश बहुत बिजी है। जब लगातार ये हुआ तब जाकर परीक्षित समझ गया कि बात कुछ और है। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि नक्श पहले ही शिवांश से मिल चुका है और अब शिवांश पूरी सिचुएशन के बारे में जानता है। वो मौके का फायदा उठा रहा था, क्योंकि रिति तो लावण्य की बेस्ट फ्रेंड थी और लावण्य रिति को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। इसलिए सिचुएशन का इस्तेमाल करके शिवांश लावण्य तक पहुंचना चाहता था। वो चाहता था लावण्य आगे आकर उससे मदद मांगे। परीक्षित ने लावण्य को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की और कहा, प्लीज मेरी मदद करो लावण्य, मैं रिति और हमारे बच्चे को नहीं खो सकता। अगर मैंने रिति को बताया कि आज मैं तुम्हारे पास आया था तो वो अबॉर्शन करवा लेगी, मगर तुम्हें तकलीफ नहीं देगी। पर मैं सेल्फिश हूँ, प्लीज हेल्प अस। प्लीज शिवान से बात करो और उसे कन्विंस करो कि वो रिति का लॉयर बने। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ लावण्य, बस एक बार मदद कर दो मेरी। ये कहते हुए परीक्षित सचमुच लावण्य के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा। लावण्य ने कदम पीछे खींचते हुए कहा, ओह नो परीक्षित, प्लीज खड़े हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लावण्य ने परीक्षित की ये साइड कभी नहीं देखी थी। उसने बस यही सुना था कि परीक्षित ये वोमेनाइजर है और लड़कियों को एक खिलौने से कम नहीं समझता। पर आज यही वोमनाइजर उसके पैरों में पड़ा हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने प्यार को नहीं खोना चाहता था। परीक्षित उठने को राजी नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा लावण्या, प्लीज शिवांश से जाकर बात करो। मैं वादा करता हूँ कि रिति और नक्श का तलाक होते ही सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना घर चला लूंगा, मगर मैं रिति और अपने बच्चे को नहीं खो सकता। लावण्य ने पूछा, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी का क्या करूंगी? क्या तुम अपने बच्चे की एक अच्छी और कंफर्टेबल जिंदगी नहीं देना चाहते? परीक्षित ने लावण्य की नजरों से नजर मिलाई। उसकी आंखों में उम्मीदें देखी जा सकती थी। लावण्य ने कहा, मैं शिवान से बात करूंगी, तुम घर जाओ और रिति का ख्याल रखो। उसे मत बताना कि तुम यहाँ आए थे। परीक्षित कुछ और भी कहना चाहता था, मगर लावण्य ने उसे जबरदस्ती घर भेज दिया। उसके वाइन की बोतल फिर उसने वाइन की बोतल उठाई और बालकनी में बैठ गई। काफी देर तक वाइन पीते हुए वो सभी चीजों के बारे में सोचती रही। रात से सुबह होते होते लावण्य बालकनी में ही बैठी रही। आज की पूरी रात वो सो नहीं पाई, क्योंकि वो खुद शिवांश के बिछाए जाल में फंसने जा रही थी। लावण्य ने खुद को समझाया, रिति के लिए मुझे ये काम करना ही होगा। मैं ना सही, कम से कम रिति को उसका प्यार और खुशियाँ मिल जाएगी। उसने अपना फोन उठाया और शिवांश को कॉल किया, और शिवांश ने बहुत जल्दी कॉल भी रिसीव कर लिया। लावण्य ने कहा, मुझे तुमसे मिलना है शिवांश। शिवांश ने कहा, आज रात ठीक 8 बजे हम साथ में डिनर करेंगे। रेस्टोरेंट का एड्रेस मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम टाइम पर वहाँ पहुँच जाना। अब जो बातें होगी वहीं होगी। ये कहकर शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ये सोचकर कि कहीं लावण्य यहाँ भी बहस ना करने लगे। रात को लावण्य ऑफिस के बाद सीधे एक रेस्टोरेंट में पहुंच गई, जहाँ शिवांश पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आते ही लावण्य ने कहा, मुझे रिति और नक्श का डाइवोर्स केस डिस्कस करना है। शिवांश ने बड़े आराम से मेन्यू उठाया और कहा, खाना खाने के बाद ये चीजें डिस्कस होगी। तुम्हें जो ऑर्डर करवाना है तुम करवा सकती हो। लावण्य यहाँ खाना खाने नहीं आई थी, मगर फिलहाल उसे शिवांश की जरूरत थी, इसलिए उसे पोलाइटली बिहेव करना था। लावण्य का खाना खाने का मन नहीं था। शिवांश के कारण उसकी भूख मर चुकी थी, मगर उसने खुद को थोड़ा सा खाने के लिए फोर्स किया। शिवांश ने कहा, बच्चों की तरह क्या खाना खा रही हो, और खाना लो, देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। लावण्य ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे जितना खाना था मैं खा चुकी हूँ, मैं बस यहाँ
डाइवोर्स केस डिस्कस करने आई हूँ। मगर आपने खा लिया हो तो हम आगे की बात कर सकते हैं मिस्टर राणावत। शिवांश ने लावण्य के करीब आते हुए हस्की टोन में कहा, मैं यहाँ डिनर या कोई केस डिस्कस करने नहीं बल्कि तुम्हें सेड्यूस करने आया हूँ डियर डियर लावण्य। लावण्य ने कहा जाने वाली नजरों से शिवांश को देखा और कहा, अगर तुम्हें यही बकवास बातें करनी है तो मैं जा रही हूँ। मैं सचमुच पागल हूँ जो मैंने तुमसे सीरियसनेस की उम्मीद कर ली। खामखा मैंने अपना समय बर्बाद कर लिया। लावण्य उठने लगी मगर शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। शिवांश ने कहा, वेट, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम अपनी बात कह सकती हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने ही तो यहाँ आया हूँ। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम रिति का केस हैंडल करो। उसे नक्श से तलाक चाहिए मगर नक्श इसके लिए राजी नहीं है। बस यही सब डिस्कस करने में यहाँ आई हूँ। शिवांश ने पूछा, मगर मुझे बदले में मिलेगा क्या? लावण्य ने एक आईब्रो उठाकर शिवांश की ओर देखा तो शिवांश ने कहा, नक्श भी मेरे पास आया था। कई दिन पहले उसने मुझे अप्रोच किया और कहा कि अगर वो ये केस जीत जाता है तो नक्श मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी दे देगा। मगर मैंने मना कर दिया, सिर्फ रीति के कारण। अब बताओ कि तुम मुझे ऐसा क्या दे सकती हो जिससे मैं नक्श की बजाय रीति का लॉयर बन जाऊं? लावण्य ने ध्यान से शिवांश को देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिससे वो किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं लग रहा था। वैसे शिवांश चालाक तो था, तभी तो इस सिचुएशन में अपना फायदा ढूंढ रहा था। लावण्य ने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? शिवांश ने जवाब दिया, तुम। लावण्य ने गुस्से में पूछा, कहना क्या चाहती हो तुम? शिवांश ने आराम से जवाब दिया, सिंपल सी बात है, मैं ये केस हैंडल करूंगा और तुम मेरे पास लौट आओगी। बी माई गर्लफ्रेंड और समझो तुम्हारी दोस्त का तलाक हो गया। शिवांश की डिमांड सुनकर लावण्य को गुस्सा तो बहुत आया मगर वो अपना ये गुस्सा नहीं दिखा पाई क्योंकि उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। उसे एक साथ कई तरह के इमोशंस महसूस हो रहे थे मगर वो उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही थी। शिवांश ने लावण्य का चेहरा थपथपाया और पूछा, मुझे ऐसे क्या देख रही हो? जवाब नहीं दोगी कि तुम मेरी बात मानने को राजी हो या नहीं? लावण्य ने उसे थोड़ा दूरी बनाते हुए कहा, तुम मुझे आज़ादी क्यों नहीं दे देते शिवांश? कब तक तुम मुझे खुद से यूं बांध कर रखोगे? तुम्हें हमेशा अपनी ही परवाह होती है मगर तुम्हें आज तक मेरे दर्द का एहसास नहीं हुआ। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर वापस तुमसे रिश्ता जोड़ती हूँ तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा मगर इससे मेरे आत्मविश्वास को चोट पहुंचेगी। तुम्हारे लिए एक रिश्ता शुरू या खत्म करना एक खेल की तरह है। इससे तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा मगर ये खेल खेलने के बाद मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला सकूंगी। शिवांश ने कहा, ये कोई खेल नहीं है लावण्य, आई लव यू, सच में, मेरा यकीन करो। लावण्य ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, ओह रियली? पर मैं नहीं मानती। सच तो ये है कि तुम जैसे लोग ना शादी को एक खेल की तरह ट्रीट करते हैं। तुमने मुझे ये अंगूठी पहनाई रिंग फिंगर पर नहीं बल्कि मिडिल फिंगर पर, वो अंगूठी जो मेरे लिए कभी बनाई ही नहीं गई थी। तुमने ऐसे दिखावा किया जैसे तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई शिवांश? देर रात तक मैं तुम्हारा इंतजार करती थी, तुम्हारी नीड्स पूरी करती थी, तुम्हें सपोर्ट करती थी, पर तुमने मुझे किसी ट्रॉफी की तरह जीत कर अपने घर पर सजा दिया। क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी अफसोस नहीं हुआ? मेरी फीलिंग से खेलते हुए तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं हुआ? शिवांश ने लावण्य के करीब आते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और आज तक मैं अपनी हरकतों को लेकर पछता रहा हूँ। बट ट्रस्ट में लावण्य, अब मुझे सचमुच तुमसे प्यार हो गया है। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ एंड आई एम सीरियस। इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। लावण्य ने शर्त लहजे में कहा, झूठ। मुझे अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहा शिवांश। तुमने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं किसी अजनबी पर भरोसा कर लूंगी पर तुम पर नहीं, कभी नहीं। अब शिवांश को गुस्सा आ चुका था। वो इतना पेशेंट इंसान कभी था ही नहीं मगर उसने लावण्य के साथ हमेशा प्यार से पेश आने की कोशिश की मगर लावण्य उससे दूर भाग रही थी जो शिवांश से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो लावण्य को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। बड़ी मुश्किल से तो उसे लावण्य को पाने का परफेक्ट मौका मिला और वो ये मौका नहीं गंवाना चाहता था। शिवांश ने टॉपिक डाइवर्ट करते हुए कहा, मेरे मन में अभी अभी एक ख्याल आया। रिति और परीक्षित का रिश्ता हमसे भी बाद में शुरू हुआ और उनसे ज़्यादा समय हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया। सोच रहा कि रिति इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गई और तुम क्यों कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई? लावण्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, शिवांश,
शिवांश ने सीरियस टोन में कहा, तुम्हें अगर अपनी दोस्त के लिए मेरी मदद चाहिए तो मेरी बात मानो, वरना मैं नक्श का ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चुनना पसंद करोगी। ये कहकर शिवांश ने धीरे से लावण्य के लिप्स को किस किया और प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर चला गया। लावण्य भी एक टैक्सी में बैठकर अपने अपार्टमेंट की ओर जाने लगी। शिवांश के कहे शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। लावण्य ने गुस्से में खुद से कहा, मैं उस बेशरम इंसान को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। तभी रेड लाइट पर टैक्सी रुकी और लावण्या बाहर का नज़ारा देखने लगी। उसकी नज़र एक कार पर पड़ी जहां बैक सीट में एक कपल अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। वो एक हैप्पी फैमिली थी और तीनों एक साथ काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। जब टैक्सी दोबारा चलनी शुरू हुई तो लावण्या की नज़र एक अमाउंट्स अमाउंसमेंट पार्क पर पड़ी जहां कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे। इतनी सारी हैप्पी फैमिलीज देखकर लावण्या काफ़ी इमोशनल हो गई और घर पहुंचने के बाद भी वो बिस्तर में लेटे लेटे काफ़ी देर तक उन्हीं नज़ारों के बारे में सोचती रही। उसने इमेजिन किया कि फ्यूचर में रिति और परीक्षित भी अपने बेटे और बेटी के साथ इतने ही खुश रहेंगे। वो भी अपने बच्चे को अमाउंटमेंट पार्क लेकर जाएंगे और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लावण्या जानती थी कि रिद्धि और परीक्षित दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स में से एक होंगे जो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी करेंगे। रिद्धि की याद आते ही लावण्या का उससे मिलने को मन हुआ। उसने वक्त की चिंता नहीं की और जल्दी से तैयार होकर रिद्धि के घर पहुंच गई। रिद्धि की हालत भी परीक्षित जैसी ही थी। उसके चेहरे पर मां बनने की खुशी नहीं थी, बल्कि अब वो पहले से भी ज्यादा कमजोर लगने लगी थी। रिद्धि ने लावण्या से पूछा, क्या मैं कैरेक्टर लेस हूँ लावण्या? क्या सबकी तरह तुम्हें भी मुझ पर हंसी आती है? लावण्य ने नाम में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं रीति, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। इट्स अ वंडरफुल थिंग्स। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें माँ बनने की खुशी नहीं मिलती। अब तुम प्रेग्नेंट हो तो अपना अच्छे से ख्याल रखो। बच्चे का जेंडर चाहे जो हो, बस वो हेल्दी होना चाहिए। रीति ने कहा, मुझे डर लगता है लावण्या। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बच्चे को कभी खुश नहीं रख पाऊंगी। पहले ही परीक्षित की फैमिली हमारे रिश्ते से खुश नहीं थी और अब तो उनके रोज ही झगड़े होने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षित गिव अप कर दे और मुझे छोड़कर अपने परिवार को चुन ले। लावण्य ने गहरी सांस ली और नाम में सिर हिलाया। वो श्योर थी कि ऐसा कोई दिन कभी नहीं आएगा। परीक्षित रिद्धि से कितना प्यार करता है इस बात का अंदाजा लावण्य अच्छे से लगा चुकी थी। उसने कहा, परीक्षित तुमसे बहुत प्यार करता है रिद्धि, उसके प्यार पर शक मत करो। वो तुम्हें और इस बच्चे को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेगा। तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आओ। परीक्षित को लेकर तुम श्योर नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इस बच्चे की परवरिश में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। रिति ने हाँ में सिर हिलाया और लावण्य को हक कर लिया। उसकी आंसू थकने का नाम नहीं ले रहे थे। लावण्य ने रिति को यकीन दिलाया कि कुछ गलत नहीं होगा, परीक्षित उसका साथ नहीं छोड़ेगा। और लावण्य ने रिति से ये भी वादा किया कि वो अपना ख्याल रखेगी चाहे जो हो जाए। घर जाने से पहले लावण्य ने रिति को एक चेक दिया और कहा, मैं जानती हूँ तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगी, मगर मेरी ओर से इसे आने वाली बेबी के लिए गिफ्ट समझो। रिति ने मजाक में कहा, तुम मेरे बच्चे के पापा बनने की कोशिश कर रहे हो? लावण्य ने हंसते हुए कहा, पागल लड़की। वो देख सकती थी कि रिति अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। बस यही चाहिए था लावण्य को। वो रिति के अपार्टमेंट से बाहर आई, मगर बिल्डिंग से नीचे आते ही उसका सामना नक्श से हो गया। वो लावण्य से बात करने की कोशिश करने लगा। नक्श को उम्मीद थी कि शायद लावण्य उसका और रिति का रिश्ता पहले जिसे करवा सकती है। लावण्य ने नक्श की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, रिति का पीछा छोड़ दो नक्श। तुम खुद जानते हो कि एक दिल रिति का एक दिल अब तुम्हारा नहीं रहा। रिति का दिल अब तुम्हारा नहीं रहा, वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रहेगी, इसलिए उसका पीछा छोड़ दो। नक्श ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, मैं रिति को डाइवोर्स नहीं दूंगा। तुम प्लीज रिति से बात करो और उससे कहो कि वो वापस मेरे पास लौट आए। मैं मानता हूँ कि मैंने रिति के साथ बहुत गलत किया, मगर मैं उसे इस तरह मुझे छोड़कर जाने नहीं दूंगा। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारी बात तो कभी टाल ही नहीं सकती। मैं वादा करता हूँ कि दोबारा कभी रिति को धोखा नहीं दूंगा और सब पहले जैसा कर दूंगा। लावण्य ने शर्त लहजे में कहा, हमें तुम पर भरोसा नहीं। तुमने जब रिति को जब डेट करना शुरू किया था तभी से तुम अहाना के साथ इन्वॉल्व हो। हर एक बार खुद सोचो कि जब शुरुआत से लेकर अभी तक तुम लॉयल नहीं रह पाए तो आगे तुमसे ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तुम प्यार से मनाना चाहते हो तो मान जाओ, प्यार से मानना चाहते हो तो मान जाओ, वरना कहीं के नहीं रहोगे।
ये कहकर लावण्या आगे बढ़ गई। सिर्फ नक्श के कारण वो आज शिवांश के सामने मजबूर थी। नक्श ने ना सिर्फ रिति को चीट किया बल्कि तलाक वाला वादा भी तोड़ा, इसलिए उससे वफादारी की उम्मीद करना गलत था। लावण्या अपने अपार्टमेंट में पहुंची ही थी कि उसे परीक्षित का मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, थैंक यू लावण्या। परीक्षित को मालूम था कि लावण्या ने अपनी ओर से उसकी उम्मीद करने की पूरी कोशिश की है, उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। अब चाहे रिजल्ट जो हो, मगर थैंक यू बोलना तो बनता था। लावण्या ने पूछा, तुम्हारे घर पर सिचुएशन कैसी है? परीक्षित ने रिप्लाई किया, मेरे पेरेंट्स हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं, मगर शर्त ये है कि रिति को ये बच्चा अबॉर्ट करवाना होगा। उनका कहना है कि पहले रिति और नक्श का डाइवोर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि हम बच्चा बाद में भी प्लान कर सकते हैं, इसलिए अभी अबॉर्शन ही बेस्ट है। मगर मैं इस बात से सहमत नहीं। लावण्या ने गहरी सांस ली और कहा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पर सब ठीक करने का मतलब तो ये था कि लावण्या को शिवांश की बात माननी होगी, मगर रिति की खुशी के लिए लावण्या ये भी करने को तैयार थी। परीक्षित के पेरेंट्स के लिए ये कहना तो आसान था कि वो फ्यूचर में दोबारा कभी बेबी प्लान कर सकते हैं, मगर शायद वो ये बात भूल चुके थे कि इस बच्चे के जाने से शायद रिति और परीक्षित का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में होने वाले बच्चों की इस वाले बच्चे से कोई तुलना नहीं की जा सकेगी। लावण्या ने अपने फोन को कसकर पकड़ते हुए कहा, रिति को जब उसका सच्चा प्यार मिल गया है और खुश होने का मौका मिल रहा है, तो मैं उसे ये मौका नहीं छीन सकती। रिति ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे भी एक सच्ची दोस्त की तरह रिति की खुशियों को प्रोटेक्ट करना होगा। उसने शिवांश को एक टेक्स्ट किया, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। शिवांश ने तुरंत रिप्लाई किया, ग्रेट, कल डिनर पर मिलते हैं। लावण्या ने रिप्लाई किया, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंच जाऊंगी और वहीं हम बाकी की बातें डिस्कस करेंगे। अब लावण्या ने शिवांश की शर्त मान ली थी, तो शिवांश उसकी लिमिट्स पुश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लावण्या को अपने ऑफिस में शाम के समय आने को कहा। वैसे तो शिवांश कभी ना कभी परीक्षित से जरूर मिलता और रिति को अनचाहे रिश्ते से जरूर आजाद करवाता। वो इतना भी पत्थर दिल नहीं था कि दो प्यार करने वालों को अलग कर दे। बस इस सिचुएशन में शिवांश अपनी किस्मत आजमा रहा था और शायद किस्मत उसके साथ ही थी। लावण्या ने इस रिश्ते को लेकर कुछ सोचा हुआ था, इसलिए वो दूसरे दिन शाम के समय शिवांश के ऑफिस पहुंच गई। शिवांश को कुछ कहने का मौका दिए बिना लावण्या ने कहा, पहले रिति और नक्श का केस डिस्कस करते हैं, फिर बाकी की बातें। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी जरूरत ही नहीं है, तुमने मेरी बात मान ली तो तुम समझो कि रिति और नक्श का तलाक हो चुका है। मैं परीक्षित से मिलकर सब कुछ डिस्कस कर लूंगा, फिलहाल हम अपनी बात कर लेते हैं। लावण्या ने कहा, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि तुमने मुझे तुम पर भरोसा बनाए रखने की कोई वजह ही नहीं दी, इसलिए मैं यकीन नहीं करती कि तुम्हें मुझसे प्यार है। मैं बस तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ। अगर इस 1 साल में तुमने मेरा दिल पिघलाया और तुम मुझे अपने प्यार पर यकीन दिलाने में कामयाब हुए, तो फिर हम शादी कर लेंगे, वरना ये रिश्ता 1 साल पूरा होते ही खत्म हो जाएगा। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी चिंता तो तुम करो ही मत, तुम मुझ पर जरूर यकीन करोगी। अब मुझे एक मौका मिल चुका है, तो ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा और तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवा कर ही मानूंगा। अब तुम अपना सामान पैक कर लो। लावण्य ने पूछा, क्यों? शिवांश ने जवाब दिया, क्योंकि हम साथ रहने वाले हैं। लावण्य ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं प्रेटेंड करूं जैसे हमारे बीच सब ठीक है। हम ये रिश्ता शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं आऊंगी। शिवांश ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ओके फाइन, एक काम करो, तुम अपने ही अपार्टमेंट में रहो। वीकेंड्स में या तो तुम मेरे साथ रहने आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊँगा। इसके लिए तुम ना नहीं कह सकती लावण्या, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है। लावण्या ने गहरी सांस ली और कहा, फाइन। शिवांश ने उसके करीब आकर शरारती लहजे में पूछा, और उन दिनों का क्या जब मैं तुम्हें क्रेव करूं? तुम्हारी भी तो कुछ नीड्स होगी ना बेबी, क्या उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए मेरी जरूरत नहीं होगी? लावण्या ने घूर कर शिवांश को देखा और फिर ना में सिर हिलाया, पर शिवांश मुस्कुराने लगा। उसने लावण्या को हक कर लिया और कहा, तुम चाहे खुद को कंट्रोल करने की जितनी कोशिश कर लो, मगर मुझे रेसिस्ट नहीं कर पाओगी और लास्ट में तुम्हें अपने डिजायर्स की, अपनी बॉडी नीड्स की सुननी ही पड़ेगी। लावण्या ने कंधे उचकाते हुए कहा, देखते हैं। उसने भी मन में ठान ही ली थी कि वो अपना सेल्फ कंट्रोल नहीं खोएगी। लावण्या को उम्मीद थी कि 1 साल जल्दी ही बीतेगा और वो शिवांश की कैद से आज़ाद हो जाएगी। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हें ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलने का
क्या शौक चढ़ा हुआ है? जब तुम्हें सिर्फ मेरे साथ सोना ही है तो ये ड्रामा क्यों? लावण्य ने पूछा। शिवांश ने सवाल किया। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवांश ने कहा, फिर तो तुम गलत हो। ये बात सही है कि मैं तुम्हें रिचार्ज करता हूँ और तुम्हें देखकर ज़्यादातर वक्त मुझे इंटिमेसी ही सूझती है, मगर मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे बच्चे भी हों। लावण्य ने पूछा। तो फिर वो कौन था जिसने कहा था कि शादी बस एक कागज का टुकड़ा है, दो लोगों को एक दूसरे से बांधने का जरिया है एंड जस्ट अ मीन्स ऑफ मैनिपुलेशन? शिवांश ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा। आई एम सॉरी लावण्या, मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया है मैंने, पर मैं अब सब कुछ ठीक करने को तैयार हूँ। अब तुमने मुझे एक मौका दे दिया है तो ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। लावण्य ने गहरी सांस ली और कहा, फाइन, बस 1 साल है तुम्हारे पास। ये मैटर बस हम दोनों के बीच रहना चाहिए, हमारी फीलिंग्स को बीच में इन्वॉल्व करने का सोचना भी मत। शिवांश तुरंत ही लावण्य की बात मान गया। लावण्य ने उसे एक मौका दिया था, इतना ही काफी था। बस शिवांश को इस मौका का पूरा इस्तेमाल करना था और लावण्य को अपने प्यार का एहसास करवाना था। उसने लावण्य के करीब बैठते हुए कहा, लेट्स सील द डील विथ अ किस। ये कहकर उसने लावण्य की होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे पैशनेटली किस किया। लावण्य ने तो सांस लेना ही बंद कर दिया था क्योंकि शिवांश उससे अलग होने को तैयार नहीं था। उसने तब तक लावण्य को नहीं छोड़ा जब तक वो संतुष्ट नहीं हुआ। लावण्य से अलग होते ही लावण्य भारी सांसें लेने लगी। शिवांश ने उसे चढ़ाते हुए कहा, हमारा ब्रेकअप हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ और तुम इतनी जल्दी किस करना भूल गई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किस करना सिखा देता हूँ। शिवांश ने एक बार फिर लावण्य को किस करना शुरू कर दिया। उसका एक हाथ लावण्य के गाल पर था जबकि दूसरे हाथ से वो उसे प्यार कर रहा था। बड़े ही आराम से लावण्य ने अपना कंट्रोल खो दिया और शिवांश को किस बैक किया। शिवांश ने चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। इतना सब होने के बावजूद लावण्य उसके टच करने से बड़ी आसानी से पिघल जाती थी। इसका मतलब वो अभी भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। किस करने के बाद शिवांश ने लावण्य से अलग होते हुए कहा, आई लव यू लावण्य। लावण्य ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपनी शर्ट के बटन फिक्स करने लगी जो शिवांश ने पैशनेट मोमेंट में खोकर खोल दिए थे। शिवांश ने मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और उसे लावण्य की ओर बढ़ाया। इसमें एक सुंदर सी अंगूठी थी जो शिवांश ने खास लावण्य के लिए बनवाई थी, पहले वाली रिंग से कई गुना ज्यादा सुंदर। लावण्य ने वो रिंग उठाई और उसे मिडिल फिंगर में पहनते हुए कहा, तुमने साइज में मिस्टेक कर दी है, ये मुझे फिट नहीं आ रही बल्कि छोटी लग रही है। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, रिंग फिंगर में पहनकर देखो, शायद फिट आ जाए। लावण्य ने अंगूठी का डब्बा बंद करते हुए कहा, ये रिंग फिंगर खाली ही अच्छी लगती है और ये थोड़ी नाजुक है, इसलिए इस अंगूठी का वजन नहीं सह सकेगी। शिवान समझ सकता था कि उसने लावण्य को बहुत हर्ट किया है और पहले की बातों को लेकर वो नाराज है, इसलिए ताने मार रही है। वो कुछ कहना चाहता था मगर लावण्य ने अंगूठी का डिब्बा उसके हाथ में रखा और फिर उठकर चली गई। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और कहा, आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। मुझे लावण्य को पाने के लिए काफी कुछ करना है। इसमें सबसे पहला काम था रिति और नक्श का तलाक करवाना। इसलिए शिवांश ने परीक्षित को कॉल किया और उसे रिति के साथ अपने ऑफिस आने को कहा। देखते ही देखते 2 महीनों के अंदर अंदर रिति और नक्श का तलाक हो गया और उसने परीक्षित से शादी भी कर ली। मगर लावण्य और शिवांश के रिश्ते में कुछ खास बदलाव आया नहीं था। लावण्य अभी भी काफी डिस्टेंट बिहेव कर रही थी। बस वो शिवांश के साथ एक ही चीज एंजॉय करती थी और वो चीज थी इंटीमेसी। फिलहाल लावण्य एक बिजनेस ट्रिप पर गई थी। उसके साथ करण राजपूत था, महेंद्र राजपूत का बेटा, जो लावण्य के अंडर बिजनेस एक्सपीरियंस ले रहा था। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सच तो ये था कि करण यहाँ शिवांश से बदला लेने आया था क्योंकि शिवांश के कारण अब उसके पापा उसके साथ सख्ती से पेश आ रहे थे। शिवांश से बदला लेने के लिए करण लावण्य को सेड्यूस करना चाहता था, बस एक रात के लिए उसे पाना चाहता था। मगर लावण्य कभी उसके जाल में नहीं फंसी। वो करण को अपना छोटा भाई समझती थी। उसे करण की इंटेंशन मालूम थी मगर वो इतना भी बुरा नहीं था, इसलिए उसकी इंटेंशंस को इग्नोर करके लावण्य बस उसे बिजनेस का एक्सपीरियंस करवा रही थी। पार्टी महेंद्र राजपूत ने ही अरेंज करवाई थी, इसलिए करण ने फ्लर्ट करते हुए कहा, आज तो तुम अपने ससुर जी से मिल ही लोगी। आई एम श्योर वो हमारे रिश्ते के लिए कभी ना नहीं कहेंगे। लावण्य ने चढ़ते हुए कहा, जस्ट शट अप ओके। हर वक्त बकवास करना अच्छी बात नहीं है, कभी तो सीरियस रहा करो। करण ने आंख मारते हुए कहा, बकवास नहीं कर रहा हूँ,
डार्लिंग आई एम सीरियस, कहीं तुम शिवांश के कारण तो मुझे रिजेक्ट नहीं कर रही? अगर हाँ तो फिर गलती कर रही हो तुम। उस इंसान के पास गुड लुक्स और पैसे के अलावा कुछ नहीं है। वो तुम्हारी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, ये बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? कहीं तुम्हारा और शिवांश का? करण ने मुंह बनाते हुए कहा, जस्ट शट अप लावण्या, ऐसी फालतू बातें आती कहाँ से है तुम्हारे पास? लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, जहाँ से तुम्हारे पास आती है वहीं से। अब तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ शिवांश के बारे में ये कह रहे हो तो कुछ तो हुआ ही होगा। करण ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत समय पहले शिवांश पापा का लीगल मैटर सॉल्व कर रहा था, जिससे हमारा बिजनेस डूबते डूबते बचा। सक्सेस पार्टी वाले दिन मुझे शिवांश पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए उसके कमरे में बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस भेजे। डेयर शिवांश ने उसके साथ रात बिताने के बजाय पुलिस को बुला दिया। भाई शिवांश की जगह मैं होता तो सुंदर लड़की और रोमांटिक माहौल को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने देता और पूरा फायदा उठाता। करण के ये कहते ही लावण्य को वो रात याद आई जब शिवांश ने उसे इस बारे में बताया था। लावण्य को शिवांश के ऊपर भरोसा था, इसलिए उसने शिवांश की बात पर यकीन किया और अभी करण की बात सुनकर उसका दिल शिवांश के लिए पिघलने लगा था। करण ने अपनी करामत ऐसे एक्सेप्ट की जैसे ये बहुत महान कार्य कर लिया उसने। वो और भी कुछ कहे जा रहा था मगर लावण्य ने उसे इग्नोर किया। जल्दी ही वो और करण पार्टी में पहुंच चुके थे। महेंद्र ने लावण्य का अच्छे से वेलकम किया और करण को लावण्य का अच्छे से ध्यान रखने को कहा। वो देख सकते थे कि करण लावण्य को पसंद करता है मगर महेंद्र ये भी जानते थे कि लावण्य और शिवांश एक कपल है और शिवांश लावण्य के लिए पागल है, इसलिए करण उससे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। तो महेंद्र उसे आंखें दिखाकर वार्निंग दे गए कि वो कुछ फालतू ना करे। लावण्य को ड्रिंक करना था, इसलिए उसने करण से कहा, मुझे ड्रिंक चाहिए, इसलिए मैं बार की तरफ जा रही हूँ। ये कहकर वो चली गई मगर वहाँ लावण्य की मुलाकात आकाश से हो गई। अब आकाश के चेहरे पर काफ़ी सीरियसनेस थी और वो बहुत मैच्योर भी लग रहा था। इस मैच्योरिटी के कारण वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। लावण्य को देखकर आकाश ने पूछा, कैसी हो लावण्या? लावण्य ने कहा, अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? आकाश ने ड्रिंक की एक सिप लेते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। इसके बाद लावण्य और आकाश के बीच एक खामोशी सी छा गई। काफी समय से उनकी बात नहीं हुई थी। यहाँ तक कि अंजलि ने भी लावण्य के सामने आकाश का जिक्र करना बंद कर दिया था। लावण्य हर एक चीज के लिए गिल्टी फील कर रही थी मगर आकाश जानता था कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। शिवांश ने लावण्य को पाने के लिए जो कुछ भी किया था वो आकाश के साथ साथ पूरा शहर जान चुका था, इसलिए इसलिए ही तो कोई लावण्य से उलझने की कोशिश नहीं करता था। महेंद्र ने जब आकाश और लावण्य को साथ देखा तो कहा, ओह तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, नाइस। करण ने महेंद्र को घूरा जो इस बात से अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे कि आकाश ने लावण्य के कारण शिवांश के खिलाफ जाने की कोशिश की थी। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मिस्टर राजपूत, हम अच्छे दोस्त हैं और आकाश की बहन मेरी स्टूडेंट है। इसके बाद लावण्य और आकाश गॉसिप्स में बिजी हो गए। भले ही सिचुएशन कैसी भी थी मगर वो आज भी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ बैठकर गॉसिप करने का पूरा हक था। पर करण को ये सब पसंद नहीं आया और वो खा जाने वाली नज़रों से लावण्य और आकाश को देख रहा था क्योंकि वो उसे और सामने रखे खाने को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ ही बिजी थे। तभी करण की नज़र इन टेरेंस पर गई और वो जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि वहाँ शिवांश खड़ा था और वो भी आकाश और लावण्य को गुस्से से घूर रहा था। करण खुश था क्योंकि उसे बहुत बड़े ड्रामा की उम्मीद थी। वो सोच रहा था कि यहाँ शिवांश और आकाश की हाथापाई हो जाएगी मगर शिवांश खामोशी से लावण्य के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। लावण्य ने शिवांश को इग्नोर किया और चुपचाप अपना खाना खत्म किया मगर एक टेंशन का माहौल पार्टी में पैदा हो गया था क्योंकि यहाँ मौजूद हर एक इंसान लावण्य के लिए शिवांश के ऑब्सेशन के बारे में जानता था। लावण्य पार्टी में बवाल नहीं चाहती थी, इसलिए खाना खत्म होते ही उसने शिवांश से कहा, चलो यहाँ से, मुझे सुबह जल्दी उठकर एक मीटिंग अटेंड करनी है। शिवांश लावण्य का कंसर्न समझ रहा था, इसलिए उसने एक आखिरी बार आकाश को वार्निंग वाली निगाहों से देखा और लावण्य के पीछे पीछे चल पड़ा। लावण्य ने कार की पैसेंजर सीट में बैठते हुए कहा, इससे पहले कि तुम अपनी बकवास शुरू करो, मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि इस पार्टी में आकाश भी इनवाइटेड था। हम यहाँ इत्तेफाक से मिले और मैं बस अपने पुराने दोस्तों के हाल चाल जानना चाहती थी। शिवांश ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, और मेरे हाल चाल का क्या? मुझे जो जेलसी हो रही है उसका क्या? लावण्य ने कंधे उचकाते हुए कहा, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है,
तुम्हें मैंने 1 साल का समय दिया है, उसमें भी तुम उस इंसान के कारण इनसिक्योर हो रहे हो जो मुझसे बहुत दूर रहता है, तो ये मेरी गलती नहीं। शिवांश ने पूछा, मैंने आकाश के साथ जो किया, क्या उसके लिए तुम अभी मुझसे नफरत करती हो? लावण्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, मैं तुमसे नफरत क्यों करूं? कौन सा इससे मुझे कुछ मिलने वाला है? ये सब जो हो रहा है, इससे इस रिश्ते में मेरी सिचुएशन का पता चल रहा है। तुम हमेशा मुझे डोमिनेट करते आए हो और आगे भी वही करना चाहते हो। तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग से मतलब है और मेरी फीलिंग्स की तुम्हें कोई कदर नहीं है। मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम भी नहीं कर सकती क्योंकि गलती मेरी ही है। उस दिन अगर मैंने रोहित के बजाय तुम्हारा हाथ ना थामा होता तो शायद ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। शिवांश ने एक सुनसान और अंधेरी सड़क पर कार रोकी और लावण्य के माथे पर किस करते हुए कहा, ऐसा मत कहो लावण्य, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की परवाह है। बात यह है कि आकाश तुमसे प्यार करता है और इसलिए ही मुझे उसका तुम्हारे आसपास रहना पसंद नहीं। अगर वो तुम्हें एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ट्रीट करता तो मैं कभी तुम्हारे बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश नहीं करता। लावण्य ने कहा, यही मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकती हूँ। हम दोनों ही अवीरा की इंटेंशन शुरुआत से ही जानते थे, मगर फिर भी जब जब उसने तुम्हें कॉल करके हॉस्पिटल आने को कहा तब तब तुम जरूरी से जरूरी काम छोड़कर उसके पास दौड़े चले गए। तुमने मुझसे उम्मीद की थी कि मैं तुम्हें समझूं और मैंने एक अच्छी पार्टनर बनने की कोशिश भी की। तुम आराम से अवीरा का केस हैंडल करो और वो तुम्हें टॉर्चर करना छोड़ दे। इसके लिए मैं 2 साल के लिए विदेश जाने के लिए भी तैयार थी। ये कहकर लावण्य कुछ देर चुप हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, पर तुम बस इतनी सी बात से परेशान हो गई कि आकाश मुझसे प्यार करता है, जबकि उसने हमारे बीच प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने की कोशिश भी नहीं की। प्रॉब्लम्स तो तुम खुद क्रिएट करती हो। इस रिश्ते को लेकर तुम्हारा नज़रिया अलग है और मेरी अब इस रिश्ते से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमारे बीच कोई बराबरी ही नहीं है। हमने कभी नॉर्मल कपल्स की तरह झगड़ा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास पावर है और उस पावर के आगे मुझे हमेशा झुकना ही होता है, जैसे मैं अब झुकी हुई हूँ। शिवास ने लावण्य के माथे पर किस किया और कहा, मैं सब जानता हूँ और अब जाकर मैं तुम्हारा दर्द महसूस कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ऑलरेडी एक्शन ले लिया है। लावण्य ने पूछा, कैसा एक्शन? शिवास ने जवाब दिया, मैंने अवीरा का केस किसी और लॉयर को सौंप दिया है। अब चाहे जो भी हो, मुझे उससे और उसकी फैमिली से कोई मतलब नहीं नहीं है। अब अवीरा चाहे जितना अपनी जान लेने की कोशिश करे या फिर धमकी दे या खुद को सचमुच मार डाले, मैं उसकी ओर देखूंगा तक नहीं। लावणी ने पूछा, रियली? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब मैं वो कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना आए। मैं तुम्हारा दिल जीतना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करके हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। प्लीज़ अब मेरे लिए अपना बिहेवियर बदल लो। लावण्य ने कहा, इतनी जल्दी कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी मैं सब कुछ ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। मगर शिवांश को मालूम था कि कहीं ना कहीं लावण्य का मन हल्का हो गया है। उसके दिल के आसपास बनी दीवारें टूट रही थी। ये बात शिवांश ने लावण्य की स्माइल से ही पता लगा ली थी। उसने अपनी पॉकेट से अंगूठी निकाली और लावण्य को पहना दी। लावण्य ने भी इस बार कोई विरोध नहीं जताया और चुपचाप अंगूठी पहन ली। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, आई लव यू, और अपने होठों को लावण्य के होठों से जोड़ दिया। लावण्य ने पूरे पैशन के साथ शिवांश को किस बैक किया। आज उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की। शिवांश ने लावण्य की ड्रेस का जिप खोला और स्टाफ के नीचे करते हुए उसकी नेक को किस किया। वो बहुत सेंसुअली लावण्य को लव बाइट्स और स्लोपी किसेस दे रहा था। लावण्य ने इस बात की परवाह नहीं की कि वो और शिवांश कार में है। उसने बस खुद को शिवांश के हवाले कर दिया। वैसे भी ये एक अंधेरी गली थी और साथ ही शिवांश के कार के ग्लासेस भी टैंटेड थे, इसलिए लावण्य को किसी बात की कोई चिंता नहीं थी। कार के अंदर ही शिवांश और लावण्य का लव मेकिंग सेशन शुरू हो गया था। आज जाकर लावण्य को फीलिंग आई थी कि शिवांश सिर्फ और सिर्फ उसका है। एक क्विकली के बाद लावण्य ने अपनी ड्रेस फिक्स करते हुए कहा, होटल चलते हैं। कार के अंदर बहुत कंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं आ रही। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, एज यू विश माई लव। उसने अपने कपड़े ठीक किए और जल्दी ही होटल की ओर ड्राइव करने लगा। शिवांश तो कुछ देर पहले ही यहाँ पहुंचा था, इसलिए लावण्य जिस होटल में रह रही थी उसी और शिवांश ड्राइव करने लगा। होटल पहुंचते ही शिवांश और लावण्य एक दूसरे पर टूट पड़े। इससे पहले उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए जब वो इंटीमेट होते थे तो उतना एंजॉय नहीं कर पाते थे जितना आज कर रहे थे। लावण्य खुलकर शिवांश का साथ दे रही थी। शिवांश ने उसे प्यार किया और उसे हल्के से बाइट किया। लावण्य ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। शिवांश से किस करते हुए उसकी पूरी बॉडी
ट्रैक कर रहा था, जिससे लावण्य को लग रहा था मानो उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। उसने शिवांश के बालों में अपनी उंगलियां उलझा ली और उसे हल्के से खींचा। शिवांश के लिए टर्न ऑन था। धीरे धीरे वो रफ होने लगा था और रफली ही उसने लावण्य को कई सारे लव बाइट्स दी। लावण्य ने शिवांश का चेहरा अपनी ओर खींचा और उसके होठों को चूम लिया। उसने शिवांश के निचले होठ को कुछ ज्यादा ही जोर से वाइट कर लिया, जिसके कारण वहां से खून निकल आया। लावण्य ने बहुत लेजी वे में उसे लिक किया और एक बार फिर शिवांश की होठों को चूम लिया। शिवांश ने हाँफते हुए कहा, ओ बेबी, आई लव यू सो मच। लावण्य ने आंखें बंद करते हुए कहा, आई लव यू टू। आज शिवांश या लावण्य में से कोई भी सोने को तैयार नहीं था। सुबह के 4 बजे जब वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, तभी शिवांश को किसी का कॉल आने लगा। पहले तो उसने कॉल इग्नोर किया, मगर जब बार बार उसे कॉल आने लगा तो उसने चढ़ते हुए फ़ोन चेक कर ही लिया। उसने लावण्य को देखते हुए कहा, पापा हैं। लावण्य ने कहा, शायद कोई ज़रूरी बात हो, तभी इस वक्त कॉल कर रहे हैं। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कॉल रिसीव करते हुए बिस्तर पर लेट गया। लावण्य ने भी उसके सीने में सिर रख लिया। कॉल पिक होती ही शिवांश की गुस्से और दर्द से भरी आवाज आई, श्याम की। कहाँ हो तुम शिवांश? हमें पता चला है कि प्रीति को रोहित धोखा दे रहा था और इससे पहले वो 4 साल तक लावण्य के साथ रिलेशनशिप में था। मेरी बच्ची ये धोखा नहीं सह सकी और उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये सुनते ही शिवांश और लावण्य के चेहरे फीके पड़ गए। फाइनली रोहित का सीक्रेट आउट हो चुका था और उसका लावण्य से कनेक्शन भी सब जान चुके थे। डैम इट, ये रोहित खुद तो बर्बाद हो गया, पर साथ में इसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, शिवांश ने गुस्से में कहा। लावण्य ने आराम से कहा, उसे बाद में कोसना, फिलहाल अपने घर जाओ। प्रीति को इस समय तुम्हारी बहुत जरूरत है। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, इस बार हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं हर कीमत पर हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट करूंगा। जस्ट ट्रस्ट मी, इस बार तुम्हारा ये भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगा। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ओके, अब जाओ भी, आराम से ड्राइव करना और बाद में मुझे कॉल करके पूरी सिचुएशन समझाना। शिवांश ने लावण्य के माथे पर किस किया और चला गया। कम से कम लावण्य के साइड वाला स्ट्रेस तो कम हो गया था। अब बस रोहित वाली सिचुएशन से डील करना था। दोपहर तक शिवांश अपने घर पहुंच गया। उसने नीता से पूछा, प्रीति कहाँ है? अब कैसी है वो? नीता ने जवाब दिया, आराम कर रही है। ना तो वो किसी से बात कर रही है और ना ही खाना खा रही है। जाओ तुम उससे बात करो, इस वक्त वो तुम्हारी ही बात सुनेगी। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पापा से कहना स्टडी रूम में मेरा इंतजार करे, मैं कुछ देर में वहीं आ रहा हूँ। ये कहकर वो प्रीति के कमरे की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर उसने देखा कि प्रीति बिस्तर पर लेटे लेटे सेलिंग पर नजरें गड़ाए बैठी थी। शिवांश को देखते ही प्रीति ने खुद को सिर से लेकर पांव तक कम्बल से ढक लिया। शिवांश ने कम्बल खींचते हुए कहा, कमाल है, अभी तक जिंदा हो तो? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारा काम तमाम हो चुका है। प्रीति ने चिढ़ते हुए कहा, भैया। शिवांश ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, पागल लड़की, धोखा कोई और दे रहा है और जान तुम अपनी ले रही हो। किसने सिखाया तुम्हें ये पागलपन? प्रीति ने शिवांश को कसकर गले लगा लिया और कहा, मैंने रोहित से ऐसी उम्मीदें कभी नहीं की थी भैया। उसने मुझे धोखा क्यों दिया? और लावण्य ने कभी क्यों नहीं बताया कि रोहित उसका एक्स बॉयफ्रेंड है? शिवांश ने ताना कसते हुए कहा, क्योंकि जब तुम्हें अपने ही भाई पर भरोसा नहीं तो वो चाहे जो भी कह लेती, तब भी तुम उसका भरोसा नहीं करती। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि रोहित ठीक इंसान नहीं है, मगर तुम किसी की सुनती कहाँ हो। तब भी तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी और अब भी तुम वही कर रही हो। प्रीति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ठीक कहा आपने, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो कभी किसी की सुनती नहीं हूँ और हमेशा जिद करती रहती हूँ। वो तो अच्छा हुआ मैंने अपने फ्रेंड्स की बात सुन ली और रोहित का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। शिवांश ने पूछा, मतलब? प्रीति ने जवाब दिया, मैं तो क्लब्स या डिस्को जाना पसंद नहीं करती, मगर मेरे दोस्त अक्सर वहाँ जाते हैं और उन्होंने कहा कि वो कई बार रोहित को एक लड़की के साथ देखते थे और जब उस लड़की का चेहरा मैंने तस्वीर में देखा तो वो मुझे लावण्य जैसी दिखी। मुझे कुछ शक हुआ कि शायद रोहित की लावण्य पर गलत नज़र है, मगर जब मैंने पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट किया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोहित लावण्य का एक्स बॉयफ्रेंड है और उनका 4 साल का रिश्ता था। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे मालूम है, इसीलिए तो तुम्हें शुरू से ही वार्निंग
दी थी मैंने। लावण्य के साथ रोहित का नाम का रिश्ता था, क्योंकि रोहित लावण्य को बस इस्तेमाल कर रहा था, और उस दौरान भी उसका अफेयर्स कई लड़कियों से था, खासकर उस लड़की से जो नक्श की भी मिस्ट्रेस थी। प्रीति ने हैरान होते हुए कहा, ओ माय गॉड, पर भैया, लावण्य रोहित की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। क्या पापा आप दोनों की शादी होने देंगे? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर होने देंगे प्रीति। अब लावण्य पर रोहित की एक्स गर्लफ्रेंड का टैग लग जाने से उसका कैरेक्टर तो नहीं बदल जाएगा ना? प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अब दोबारा कोई फालतू हरकत मत करना। वो रोहित इस लायक नहीं कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दो। कोई अच्छा काम करो जिससे हमें प्राउड फील करने का मौका मिले। प्रीति ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, फिलहाल तो मैं सो रही हूँ, मगर रोहित को छोड़ूंगी नहीं। उसका बिजनेस जो मेरे कारण इतने आगे गया है, उसे मैं ही मिट्टी में मिलाऊंगी। प्रीति का गुस्सा देखकर शिवांश मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि अब रोहित की बैंड बजने वाली थी। अभी तक तो रोहित ने प्रीति का प्यार देखा था, मगर अब उसकी बारी थी प्रीति की नफरत झेलने की। बिना कुछ कहे स्टडी रूम की ओर शिवांश बढ़ गया। शिवांश को देखते ही श्याम ने पूछा, अरे आ गए आप? अभी तक कहाँ थे? अपनी स्वीट गर्लफ्रेंड के पास? शिवांश ने जवाब दिया, हाँ, मैं लावण्य के साथ था, और मैं आपकी टोन से समझ रहा हूँ कि आप लावण्य से भी नाराज हैं, क्योंकि उसने आपको कुछ बताया नहीं, मगर इसका कारण आप खुद हैं। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि रोहित भरोसे के लायक नहीं है, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब जब आप मेरी ही बात पर यकीन नहीं कर पाए, तो लावण्य पर कैसे भरोसा करती? श्याम ने पूछा, ओह, तो अब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को डिफेंड कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का डर है कि हम उसे इस घर में शादी नहीं करने देंगे? शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं पिताश्री, मुझे लावण्य से शादी करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। उसने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि रोहित ने लावण्य को धोखा दिया, और उसके पापा की डेथ का कारण भी रोहित ही है। श्याम ने गहरी सांस ली और कहा, वो तो मैं जानता हूँ, मगर फिर भी लावण्य रोहित की एक्स गर्लफ्रेंड है। अगर तुम्हारी शादी लावण्य से हुई तो प्रीति का क्या होगा? वो लावण्य के बारे में क्या सोचती है? शिवांश ने बड़े आराम से जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं। प्रीति के लिए लावण्य अभी पहले जैसी ही है। मेरी बात हुई अभी प्रीति से, और उसे लावण्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्याम ने कुछ कहना चाहा, तभी एक मैड ने दरवाजा खटखटाया और कहा, सर, बाहर कोई सिद्धांत खुराना अपने बेटे लक्ष्य खुराना के साथ आए हैं। वो शिवांश सर से मिलना चाहते हैं। ये नाम सुनकर शिवांश और श्याम दोनों ही चौंक गए, क्योंकि ये कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा पावरफुल और अमीर लोग थे। इस तरह से श्याम और शिवांश से कई ज़्यादा पावर होल्ड करते थे। श्याम ने तुरंत कहा, उन्हें कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व करो, हम अभी आ रहे हैं। शिवांश ने श्याम से पूछा, पापा, ये बाप बेटे यहाँ क्या कर रहे हैं? ना तो ये हमारे कोई दोस्त है, और ना ही मेरे क्लाइंट्स है, तो फिर? श्याम ने कंधे उचकाते हुए कहा, वो तो उनसे मिलकर ही पता लगेगा, पर वो तुमसे मिलने आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उन्हें किसी तरह का ऑफेंड कर दिया हो? शिवांश ने मजाक में कहा, शायद वो अपने लिए एक बढ़िया दामाद की तलाश कर रहे हो, और किसी ने मेरा पता देकर उन्हें यहाँ भेजा हो। श्याम ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ हाँ, अब अपने इकलौते बेटे के लिए पत्नी ढूंढने की बजाय वो तुम्हें उसका पति बनाना चाहते हैं, राइट? चलो अभी तुम्हारे हाथ पीले करवाता हूँ। ये सुनकर शिवास के मुंह पर ताला लग गया। वो चुपचाप श्याम के पीछे पीछे लिविंग रूम में पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि लगभग श्याम की ही उम्र के एक आदमी काउच पर बैठे हुए थे। ये थे मिस्टर सिद्धांत खुराना, और उनके बगल में ही उनका बेटा लक्ष्य खुराना बैठा था, जो शिवांश से थोड़ा बड़ा था। नीता उन लोगों को चाय सर्व कर रही थी। बात ज़्यादा घुमाने फिराने के बजाय श्याम ने पूछा, यहाँ आने की कोई खास वजह मिस्टर खुराना? हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, तो क्या आपको शिवांश से कोई काम है? सिद्धांत ने लक्ष्य की ओर देखा और फिर कहा, जी हाँ, काम तो था। किसी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। उम्मीद है कि आपसे हमें उसकी सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लक्ष्य ने अपने फ़ोन में एक पिक्चर सेलेक्ट की और फ़ोन श्याम और शिवांश की ओर घुमा दिया। उन दोनों की आंखें ये तस्वीर देखकर हैरानी से फैल गई, क्योंकि ये लावण्य और शिवांश की कल रात वाली तस्वीर थी, जब वो पार्टी हॉल से बाहर आ रहे थे। लक्ष्य ने पूछा, हमने कुछ घंटे पहले ये तस्वीर देखी थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये लड़की कौन है और कहाँ रहती है? श्याम ने कन्फ्यूजन में सिद्धांत और लक्ष्य को देखा। एक तस्वीर देखते ही वो इंग्लैंड से भारत पहुंच गए। इसका क्या मतलब हुआ? यह शिवांश को लगा कि शायद लक्ष्य ने पहली नज़र में ही लावण्य को पसंद कर लिया है, और अब वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच गया है ताकि लावण्य से शादी कर सके। ये सोचकर शिवांश जेलस फील करने लगा। उसने पॉजिटिव टोन में कहा, ये लावण्य शेखावत है, मेरी मंगेतर। आपको लावण्य के एड्रेस का क्या करना है? लेट मी टेल यू।
लावण्य सिर्फ मेरी है, और अगर आपके दिमाग में उसे लेकर कुछ चल रहा है तो वो ख्याल तुरंत अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। श्याम ने खा जाने वाली नजरों से शिवांश को देखा। पूरी बात सुनने के बजाय वो पहले ही कंक्लूजन पर पहुंच गया था। श्याम ने सिद्धांत और लक्ष्य से पूछा, आप लोगों को लावण्य से क्या काम है? सिद्धांत ने कहा, वो भी पता चल ही जाएगा, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। लावण्य की माँ का नाम क्या है, और उनकी शादी से पहले उनका जो नाम था वो भी बताइए। श्याम ने कुछ देर सोचा और कहा, स्मृति शेखावत नाम था उनका, और शादी से पहले वो स्मृति खुराना नाम से जानी जाती थी। वेट, स्मृति खुराना, क्या आपका उनसे कोई रिश्ता है? सिद्धांत ने खुश होते हुए कहा, मैं सही था, लावण्य मेरी बहन की बेटी है। ओ माय गॉड, फाइनली मुझे अपनी बहन वापस मिल ही गई। श्याम और शिवांश ने सिद्धांत की बात को प्रोसेस किया, और तब जाकर उन्हें पता चला कि सिद्धांत असल में लावण्य के मामा जी हैं। सिद्धांत ने श्याम से कहा, कई सालों से हम स्मृति को ढूंढ रहे थे। वो अचानक ही किसी से कुछ कहे बिना एक दिन घर छोड़कर चली गई। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, और आज तक हम यही सोचते आ रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया। कल लावणी की तस्वीरें देखी तो उसमें स्मृति की झलक दिखाई दी, और मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पहुँच गया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी बहन की बेटी है। वैसे क्या आप मुझे स्मृति का एड्रेस दे सकते हैं? मैं अपनी छोटी बहन से मिलना चाहता हूँ। कई सवालों के जवाब जानने हैं मुझे स्मृति से। सिद्धांत ने लक्ष्य से कहा, माँ को पता लगेगा कि तुम्हारी बुआ मिल गई है तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। अब घर में खुशियों का माहौल होगा, क्योंकि मुझे भी अपनी बहन मिल गई है और तुम्हें भी। श्याम और शिवांश ने एक दूसरे को देखा। अब वो सिद्धांत से कैसे कह सकते थे, कैसे कहते कि उनकी बहन तो कई साल पहले ही गुजर चुकी है। किसी तरह शिवांश ने सिद्धांत को स्मृति की डेथ का सच बताया, जिसे वो हैरान रह गए। और फिर वो उन्हें निधि के घर छोड़कर आ गया, ताकि निधि उन्हें सारी डिटेल्स दे सके। कुछ दिनों को अंदर अंदर लावणी की जिंदगी काफी बदल गई थी। वो जिन लोगों को ढूंढना चाहती थी वो उसे मिल चुके थे, मगर उन्हें खुद नहीं पता था कि स्मृति अचानक सबको छोड़कर क्यों चली गई। इन सवालों के बजाय इन सवालों के जवाब सबको अरविंद के पास ही मिलने वाले थे, मगर अरविंद अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। लक्ष्य ने कहा, शायद बुआ अपनी प्रेगनेंसी की वजह से डर गई थी, इसलिए उन्होंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। परिवार की बदनामी ना हो और मिस्टर कपूर के साथ जबरदस्ती का रिश्ता ना जुड़ जाए, शायद इसलिए बुआ सबको छोड़कर चली गई। लावण्य ने सहमति जताते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं भैया। सिद्धांत ने लावण्य से कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। अब तुम हमें मिल गई हो तो हम समझेंगे कि स्मृति घर लौट आई है। अब तुम भी इंग्लैंड चलो। माँ ने तो घर सजा लिया है। निधि जी ने तुम्हें अपनी खुद की बेटी की तरह बड़ा किया, तो वो मेरी भी बहन ही हुई, इसलिए निधि जी भी हमारे साथ ही चलेंगी। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, मगर मैं परमानेंटली वहाँ नहीं रह सकती। मैंने अपने बिजनेस की नींव यहाँ रख चुकी हूँ, और इस जगह से मेरी कई सारी यादें जुड़ी हुई है, इसलिए मैं ये शहर छोड़कर तो नहीं जा सकती, मगर जब जब मुझे मौका मिलेगा तब तब मैं आप सभी लोगों से मिलने वहाँ आती रहूँगी। माँ को आप अपने साथ ले जा सकते हैं, उनका अच्छा टाइम पास हो जाएगा। निधि ने असहमति जताते हुए कहा, मगर मैं कैसे? सिद्धांत ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लावण्य की माँ हैं और मैंने आपको अपनी बहन माना है, इसलिए वो आपका ही घर हुआ। आप बेझिझक हमारे साथ चल सकती हैं और साथ में रह सकती हैं। आपने लावण्य का इतना ख्याल रखा है, तो अब हमारी बारी है आपकी खातिरदारी करने की। बहुत मनाने के बाद निधि मान गई और इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हो गई। 2 महीने बाद आज रीति का बेबी शॉवर था, मगर लावण्य फंक्शन के लिए तैयार होने के बजाय बाथरूम में बैठी हुई थी। सुबह से उसे बार बार उल्टियाँ आ रही थी और चक्कर भी आ रहे थे। वो बाथरूम में ही थी। तब तक शिवांश भी तैयार होकर अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। लावण्य तैयार हो रही थी, मगर एक बार फिर उसे वॉमिटिंग वाली फीलिंग आने लगी, मगर लावण्य ने किसी तरह खुद को संभाला। शिवांश ने लावण्य का माथा छूते हुए का पूछा, आर यू ओके? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लावण्य ने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मगर फंक्शन में जाना ज़रूरी है। मैंने दवाई ले ली है, पर अगर रात जो अच्छा महसूस नहीं हुआ तो कल हॉस्पिटल जाऊंगी। शिवांश ने इस बात से सहमति जताई और उसके लिप्स को किस करते हुए कहा, लुकिंग सो ब्यूटीफुल माय लव। लावण्य ने ब्लश करते हुए कहा, थैंक यू।
उसने खुद को एक आखिरी बार शीशे में देखा और फिर शिवांश के साथ रिति और परीक्षित के घर चली गई। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी, हलचल थी। रिति बड़े आराम से एक चेयर पर बैठी हुई अपनी बेली रब कर रही थी, जबकि परीक्षित उसे जूस पिला रहा था। परीक्षित ने लावण्य और शिवांश को देखा तो कहा, वाह, बड़ी जल्दी आए तुम लोग। फंक्शन ओवर भी हो चुका है और तुम अब पहुंच रहे हो। तुम दोनों को यहाँ सबसे पहले आना चाहिए था, मगर तुम लापरवाह लोगों की तरह अब पहुंच रहे हो। शिवांश ने लावण्य की ओर इशारा किया और कहा, लावण्य ने पहले तो मुझे टाइमिंग गलत बता दी। वो खुद देर से तैयार हुई और यहाँ तक ड्राइव करने के दौरान ना जाने कितनी बार लावण्य को वॉमिट हो चुकी है। मैं तो सीधे हॉस्पिटल जाने वाला था, मगर लावण्य ने कहा कि पहले तुम्हें ही ब्लेसिंग देने चले। रिति ने लावण्य की ओर देखा और एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, कहीं तुम प्रेग्नेंट? बात पूरी सुनने से पहले ही लावण्य वॉशरूम की ओर भाग गई। परीक्षित ने शिवांश को देखकर आंख मारते हुए कहा, एडवांस में बधाई ले लो, पापा बनने वाले हो तुम। शिवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, मगर अभी उसे लावण्य की चिंता थी, इसलिए वो लावण्य के पीछे पीछे भाग गया। वॉशरूम में जाकर उसने देखा कि लावण्य अपना सिर पकड़कर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और होंठ कांप रहे थे। शिवांश ने रुमाल से लावण्य का चेहरा पोंछा और पूछा, क्यों रो रही हो? कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मुझ पर भरोसा करती हो ना? लावण्य ने कपकपाती आवाज में कहा, आई एम प्रेग्नेंट। शिवांश ने कुछ देर ब्लैंक होकर लावण्य को देखा और फिर उसके होठों से अपने होठों को जोड़ दिया। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच मुझे ये गुड न्यूज़ देने के लिए। तुम्हें इस बारे में कब पता लगा और तुमने अभी तक मुझसे सब छुपाया क्यों था? शिवांश का रिएक्शन देखकर लावण्य ने चैन की सांस ली और कहा, मुझे कल ही अपनी प्रेगनेंसी का पता चला। तुम्हारे रिएक्शन को लेकर मैं थोड़ी नर्वस थी, पर अब ठीक लग रहा। पर हमारी फैमिलीज, शिवांश ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, उसकी चिंता तुम मत करो, वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम अपना ख्याल रखो। एंड? लावण्य ने पूछा, एंड? शिवांश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेट्स गेट मैरिड। फिर थोड़े दिन बाद शिवांश ने कहा, मैंने अवीरा का केस दूसरे लॉयर को सौंप दिया है और आपको उस लॉयर पर भरोसा करना ही होगा मिस्टर कपूर। शिवांश मिस्टर कपूर से बात कर रहे थे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। आपका एहसान चुकाने के लिए मुझे बस अवीरा का केस हैंडल करना था, मगर मैं आपकी बेटी का चलता फिरता ब्लड बैंक बन चुका था। इस हिसाब से हमारा हिसाब बराबर हुआ। मैंने ये केस एक अच्छे लॉयर को ही सौंपा है। अभी कुछ महीने तक तो सब ठीक था, तो अचानक प्रॉब्लम कहाँ आ गई? शिवांश ने चिढ़ते हुए कहा। अरविंद ने कहा, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। शिवांश ने कहा, वो आपकी दिक्कत है। मेरे ख्याल से तो अभी भी आपका पल्ला भारी है और आप जीत के करीब हैं। वो लॉयर अपना काम अच्छे से कर रहा है और अभी तक कर भी रहा था, तो अचानक क्या हुआ जो आप उस पर से अपना भरोसा खो बैठे? अरविंद ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस बाजी कभी भी पलट सकती है, इसलिए मुझे डर है कि हम ये केस हार न जाएं। तुम ये केस कंटिन्यू करोगे तो मुझे तसल्ली रहेगी कि जीत हमारी ही होगी। वैसे भी अब मुश्किल से 5 महीने बाकी रह गए हैं, तो तुम्हें मेरी बात मानकर कोई नुकसान नहीं होने वाला। तुम वैसे भी इंग्लैंड में ही हो और लंदन भी यहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आने में ज़्यादा दिक्कत होगी। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, आपको मालूम है कि कल ही मैंने और लावण्य ने शादी की। बहुत ग्रैंड वेडिंग नहीं हुई, मगर इसकी भी एक वजह है, और वो वजह ये है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे उसका ध्यान रखना है। इसलिए इस बीच तुम मुझसे कहीं आने जाने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए। आई एम बिजी विथ माई फैमिली। ये सुनकर अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिवांश लावण्य की शादी की खबर तो उन्होंने सुनी थी, मगर प्रेगनेंसी? अरविंद को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर एक तमाचा मार दिया हो। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि शिवांश और लावण्य एक हो जाएंगे। शादी वो अब पेरेंट्स भी बनने वाले थे। ऊपर से लावण्य ने खुराना फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ लिया था। अरविंद ने पूछा, इस प्रेगनेंसी से किसी को शिकायत नहीं थी? शिवांश ने जवाब दिया, थोड़ी नाराजगी थी क्योंकि इसके कारण शादी का बहुत बड़ा फंक्शन नहीं हो पाया, पर बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। सब खुश हैं, हम भी और खुराना परिवार के लोग भी। अरविंद से ये बात सहन नहीं हो रही थी कि उनकी खुद की बेटी ने उन्हें दूर धकेलकर किसी और को चुन लिया है। हाँ, खुराना फैमिली लावण्य की मैटरनल फैमिली थी, मगर अरविंद के हिसाब से लावण्य को उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए था। वो आगे कुछ कह नहीं पाए, इसलिए तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शिवांश ने लावण्य को देखा और पूछा, हाँ तो कहाँ थे हम?
क्या नाम डिसाइड किया बेबी के लिए? लावण्य ने कहा, उसके लिए काफ़ी सोचना पड़ेगा। 2 नाम सेलेक्ट करने हैं ना, बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकती है, पर मैंने बेबी गर्ल के लिए नाम सोच लिया है। शिवांश ने पूछा, क्या नाम सोचा? लावण्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शिवन्या। शिवांश ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, परफेक्ट, अभी तो बेबी को आने में बहुत समय बाकी है, तब तक दूसरा नाम भी सोच ही लेंगे। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ सकते हो? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और किचन में चला गया। इस समय शिवांश और लावण्य खुराना मेंशन में थे। सिद्धार्थ और उनकी माँ गायत्री खुराना ने रिक्वेस्ट की थी कि शादी यही की जाए, क्योंकि उन्हें स्मृति की इस घर से विदा करने का मौका नहीं मिल पाया था। इसलिए श्याम ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली, मगर शादी के बाद वो कुछ दिन यहीं रुक गए ताकि लावण्य को ज़्यादा दिक्कत ना हो और वो कुछ दिन आराम कर सके। शिवांश ने खुद से लावण्य के लिए कुछ हेल्दी स्नैक्स तैयार किए और उन्हें लेकर लावण्य के पास चला गया। श्याम ने नीता से कहा, चलो, हमारा नालायक बेटा अब नालायक नहीं रहा, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से समझ रहा है। नीता ने कहा, आप पर ही गया है, आप भी ऐसे ही तो थे। पुराने दिनों को याद करते हुए श्याम ने हाँ में सिर हिलाया। इस समय लिविंग रूम में सिद्धांत, गायत्री, निधि, श्याम और नीता बैठे हुए थे और एक दूसरे के साथ पुरानी बातें शेयर कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद लिविंग रूम में अरविंद की एंट्री हुई, जिसे देखकर गायत्री और सिद्धांत गुस्से से उबलने लगे, मगर लावण्य ने उन्हें अरविंद से दूर ही रहने को कहा था, इसलिए उन्हें खुद को कंट्रोल करना पड़ा। सिद्धांत ने पूछा, यहाँ कैसे आना हुआ मिस्टर कपूर? कोई काम था आपको हमसे? अरविंद ने जवाब दिया, मुझे श्याम से ज़रूरी बात करनी है। सिद्धांत ने श्याम की ओर इशारा किया और कहा, ये रहे श्याम, आपको जो कहना है यही कहिए, प्राइवेसी की उम्मीद तो मत ही करना। अरविंद ने गहरी सांस ली और श्याम की ओर देखते हुए कहा, मैंने सुना लावण्य प्रेग्नेंट है। वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, खून का रिश्ता है हमारा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे का सरनेम कपूर हो। हमारा वंश यही खत्म नहीं होना चाहिए। श्याम ने अरविंद की और ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अरविंद की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और अवीरा ने लावण्य के साथ जो किया उसके बाद ये डिमांड। सिद्धांत ने गुस्से में पूछा, आर यू क्रेजी और व्हाट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर ये डिमांड करने की? तुम्हें शर्म नहीं आई इस घर में कदम रखते हुए? और कौन सी बेटी की बात कर रहे हो तुम? अरविंद ने अपनी पॉकेट से डीएनए टेस्ट पेपर निकालते हुए कहा, लावण्य की बात कर रहा हूँ मैं, वो मेरी बेटी है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। सिद्धार्थ ने पूछा, वो रियली? तो फिर बताओ कि लावण्य की ज़िंदगी में कितना योगदान है तुम्हारा? जब वो इस दुनिया में आई, क्या तब तुम उसके साथ थे? वो जब छोटी सी थी तो क्या तुमने उसे अपनी बाहों में लिया, उसे लोरी सुनाई, उसे अपने हाथ से खाना खिलाया? जब वो बड़ी हो रही थी तो क्या उसकी ज़रूरतें तुमने पूरी की? अरविंद ने नज़रें नीचे कर ली। इस बात का तो अफसोस था उन्हें कि लावण्या की जिंदगी में मौजूद नहीं थे वो। अरविंद को चुप देकर सिद्धांत ने कहा, तुम सिर्फ नाम के पिता हो अरविंद, वरना पिता की सारी जिम्मेदारियां राजेश जी ने निभाई है और तुमने सिर्फ लावण्य की खुशियां छीनी है। ये बिल्कुल मत सोचना कि मुझे तुम्हारी करतूतें मालूम नहीं है, मगर मैं चुप बैठा हूँ तो सिर्फ लावण्य के कारण। तुम्हारे पास तुम्हारी बेटी अवीरा है ना, जिसे तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और उसके लिए क्राइम भी करने को तैयार रहते हो, तो जाओ अपनी उसी बेटी से ये डिमांड करो, दोबारा यहाँ मत आना। अरविंद ने श्याम की ओर देखा ताकि वो उनकी कुछ मदद कर सके, मगर श्याम ने मुंह फेर लिया क्योंकि वो सिद्धांत की बात से पूरी तरह सहमत थे। ऊपर से अरविंद को लावण्य से कोई मतलब नहीं था, वो बस इतना चाहते थे कि उनका वंश यहीं आकर रुक जाए, जो कि श्याम की नज़रों में लावण्य के साथ अन्याय था। इसलिए उन्होंने अरविंद की ओर देखा ही नहीं। आखिर में अरविंद को निराश होकर लौटना पड़ा। कुछ दिन बाद शिवांश और लावण्य भी मुंबई लौट चुके थे। अपार्टमेंट की बजाय वो दोनों विला में रह रहे थे, क्योंकि ये जगह ज़्यादा कंफर्टेबल थी। रिति की डिलीवरी हो चुकी थी और उसने एक बेटे को जन्म दिया था। लावण्य अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए खुश थी क्योंकि बच्चा हेल्दी था। अब बस लावण्य को अपनी प्रेगनेंसी पर फोकस करना था। दिन किस तरह बीते कुछ पता ही नहीं चला, और अब लावण्य की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। एक दिन शिवांश ने कहा, मुझे लंदन जाना है, अवीरा का केस फाइनलाइज होना है, बस 3 दिन बाकी है और 3 दिन के अंदर अंदर उस ओर से भी छुटकारा मिल ही जाएगा। लावण्य ने पूछा, पर तुमने तो ये केस किसी और को सौंप दिया था ना? तुम ये भी कह रहे थे कि तुम्हें अब लंदन जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो अब अचानक क्या हुआ? शिवांश ने जवाब दिया, मिस्टर कपूर को तो
तुम जानती ही हो उन्होंने कहा कि उन्हें उस लॉयर पर भरोसा नहीं है। बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं माने, इसलिए मुझे जाना होगा। लावण्य ने कहा, मिस्टर कपूर को भरोसा नहीं या तुम्हें अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की ज़्यादा चिंता है? तुमने मुझसे कहा था कि तुम अब कहीं नहीं जाओगे, अमीरा से बिल्कुल नहीं मिलोगी। मेरी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है और अब मुझे तुम्हारे साथ की सख्त ज़रूरत है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम यहाँ टाइम पर कैसे पहुँचोगे? क्या तुमने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? शिवाज ने प्यार से कहा, बस 3 दिन की ही बात है डार्लिंग। 3 दिन के अंदर अंदर मैं यहाँ आ जाऊँगा। यहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, प्रीति है, तुम्हारी माँ है, सर्वेंट्स है, वो रखेंगे तुम्हारा ध्यान। मैं वादा करता हूँ कि केस खत्म होते ही मैं एक पल भी लंदन में नहीं रहूँगा, तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊँगा। मुझे अवीरा की नहीं बल्कि अपने कैरियर की चिंता है। इस केस को जीतने में ही मैं एक लेवल और आगे चला जाऊँगा। लावण्य को मालूम था कि करियर के मामले में शिवांश किसी की भी नहीं सुनता, इसलिए उसने बहस आगे नहीं बढ़ाई। लावण्य ने पूछा, कब जाना है तुम्हें? शिवांश ने जवाब दिया, कल सुबह। ये सुनकर लावण्य चौंक उठी। शिवांश अपना मन बना चुका था, इसलिए लावण्य ने आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी। वो चुपचाप पीठ पलटकर बिस्तर पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। शिवांश ने लावण्य को मनाने की पूरी कोशिश की, मगर लावण्य ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। पूरी रात लावण्य सो नहीं पाई। उसे कई सारे बुरे सपने दिखाई दे रहे थे। हर बार लावण्य को सिर्फ खून नजर आता था। सुबह सुबह शिवान चुपके से उठा, लावण्य को तंग किए बिना तैयार हो गया और उसके करीब आकर बैठ गया। उसने लावण्य के लिप्स को धीरे से किस किया और कहा, बाय बाय, टेक केयर माई लव। लावण्य ने झटके से अपनी आंखें खोल ली। उसे डर लग रहा था। उसने बैठकर शिवांश को हक कर लिया। लावण्य ने रिक्वेस्ट की, प्लीज शिवांश, आज कहीं मत जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शिवांश को लगा शायद रात को ठीक से ना सो पाने के कारण और अवीरा को सोचकर ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण ऐसा हो रहा है। उसने लावण्य के माथे को चूमते हुए कहा, तुम थोड़ा सो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। मेरा जाना ज़रूरी है, पर मेरा वादा है तुमसे कि मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, ट्रस्ट मी। लावण्य ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है शिवांश, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ तो गलत होने वाला है। प्लीज़ मत जाओ, एक बार मेरी बात मान लो। शिवांश ने कहा, अगर तुम मुझे इस तरह रोक कर रखोगी तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। देखो, ये आखिरी केस है, इसके कुछ महीने बाद तक मैं कोई केस नहीं लूँगा और हर पल तुम्हारे साथ रहूँगा। उसने किसी तरह लावण्य को समझाया, ब्लैंकेट से उसे कवर किया और फिर चला गया। लावण्य का डर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे एक फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए लावण्य ने निधि को कॉल करके तुरंत अपने पास बुला लिया और निधि भी बिना किसी देरी के लावण्य के पास आने के लिए तैयार हो गई। मगर वो लिविंग रूम में आई ही थी तभी उस एरिया में गैस पाइप ब्लास्ट हुआ और सब बिखरने लगा। निधि के पाँव को काफ़ी चोट आ गई। लावण्य काउच से नीचे गिर गई और जिस मैड ने दरवाज़ा खोला वो तो शॉक के कारण बेहोश ही हो गई। लावण्य ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। निधि ने मदद के लिए लोगों को पुकारा, मगर सब बेकार साबित हुआ क्योंकि उस पूरे एरिया में अफरा तफरी मची हुई थी। लावण्य ने किसी तरह अपना फ़ोन उठाया और शिवांश को कॉल किया। क्योंकि अभी फ्लाइट का समय नहीं हुआ था तो लावण्य को उम्मीद थी कि शिवांश लौट आएगा, मगर शिवांश का फ़ोन स्विच ऑफ था, इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं हो पाई। लावण्य ने जल्दी से रिसेंट कॉल लिस्ट का दूसरा नंबर डायल किया जो कि सिद्धांत का था। कॉल कनेक्ट होते ही लावण्य ने कहा, मामा जी प्लीज़ हेल्प, यहाँ ब्लास्ट हुआ है। ये कहते कहते लावण्य के हाथ से फ़ोन छूट कर नीचे गिर गया और वो दर्द से चीखने लगी। सिद्धांत ने सबसे पहले तो श्याम को कॉल करके सिचुएशन के बारे में बताया और जल्दी से अपना प्राइवेट प्लान रेडी करने का ऑर्डर दिया। वो अब अपने परिवार के साथ एक और सदस्य को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि आज का दिन कुछ ऐसा होगा। सिद्धांत के कॉल के बाद श्याम ने बिना किसी देरी किए लावण्य को हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया। उन्हें शिवांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ऐसी हालत में अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर चला गया था, मगर ये पर शिवांश को कोसने का नहीं बल्कि लावण्य को बचाने का था। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा प्री मैच्योर पैदा होगा और इसमें माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक की जान जाने का खतरा होगा। ऊपर से डॉक्टर ने कहा था कि लावण्य को नेचुरल प्रोसेस से बच्चे को इस दुनिया में लाना होगा, जो कि काफ़ी दर्द भरा होने वाला था। श्याम ने कहा, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूँ कि बच्चे के चक्कर में लावण्य की जान खतरे में डाल दूँ। आप कुछ भी करिए मगर लावण्य को बचा लीजिए। लावण्य ने कहा, नहीं, ये बच्चा इस दुनिया में आएगा, हम दोनों ही सरवाइव करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। इस वक्त सिद्धांत भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। लावण्य की बात सुनकर सिद्धांत ने कहा, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है बेटी, तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। जब लावण्य एक दर्द भरे
एक दर्द भरे दौर से गुजर रही थी। वहीं शिवांश लंदन पहुंच चुका था। कोर्ट पहुंचते ही उसका स्वागत हुआ। वीरा का मुस्कुराता चेहरा देखने के साथ वो अपने हाथों में फूलों का बड़ा सा बकेट लिए खड़ी थी और उसे मीडिया वालों ने घेरा हुआ था। शिवांश को देखकर अवीरा ने फ्लर्टी टोन में कहा, ये केस कैलकुलेट होते ही मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। शिवांश ने सर्द लहजे में कहा, थोड़ा तमीज से पेश आओ, तुम पब्लिक में खड़ी हो। ये कहकर वो कोर्ट रूम के अंदर चला गया। अवीरा ने मीडिया वालों से कहा, ये बस केस का स्ट्रेस है, वरना अगर शिवांश का पहला प्यार उसका प्रोफेशन है तो उसका दूसरा प्यार मैं हूँ, वरना कोई अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए इतनी मेहनत तो नहीं करता। अवीरा की बात सुनकर मीडिया वाले तो पागल ही हो गए थे, क्योंकि उन्हें बहुत सारा मसाला जो मिल गया था खबरों के नाम पर। अंदर शिवांश बड़े प्रोफेशनली केस हैंडल कर रहा था। जैसे ही उसे ब्रेक मिला तो उसने तुरंत अपना फ़ोन लिया ताकि लावण्य से बात कर सके, मगर अपने फ़ोन में लावण्य के साथ साथ श्याम, नीता, प्रीति, निधि और सिद्धांत के कई सारे मिस्ड कॉल थे। अब शिवांश को लगने लगा कि कुछ तो सीरियस है। उसने प्रीति को कॉल करके पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना घर में? प्रीति ने रोते रोते शिवांश को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की और ये सुनकर शिवांश के हाथ से फ़ोन छोड़कर नीचे गिर गया। वो एक बार फिर गलती कर बैठा था और इस बार वाली गलती बहुत बड़ी थी और शिवांश को मालूम था कि इसके बाद उसे शायद ही लावण्य से माफ़ी मिलेगी। शिवांश ने गुस्से में फाइल टेबल पर पटकते हुए कहा, ओह नो, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। एक बार अगर मैं लावण्य की बात मान लेता तो मेरी जान नहीं चली जाती, मगर एक बार फिर मैंने अपनी ही मनमानी की और अब शायद ही लावण्य मुझे कभी माफ़ करेगी, मगर मुझे उसके पास जाना ही होगा। शिवांश के ये फैसला करते ही इंटरवल ओवर हो गया। उसने जज से कहा, मैं चाहता हूँ कि लॉयर्स चेंज करवाए जाए, मुझे अर्जेंटली यहाँ से जाना होगा। शिवांश की अनाउंसमेंट से सब चौंक गए। जज ने कहा, अगर आज आप ये कोर्ट रूम छोड़ कर जाते हैं तो अगले 2 साल तक यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। शिवांश ने कहा, अब 2 साल की बात कर रहे हैं, मैं पूरी ज़िंदगी इस जगह से दूर रहने को तैयार हूँ। इस समय मेरी वाइफ को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आज से ये लीगल वर्ड्स छोड़ रहा हूँ, मेरा सफ़र यहीं ख़त्म हुआ, गुड बाय। ये कहकर शिवांश चला गया, पर उसके जाते ही अवीरा ने बवाल मचा दिया। वो चीखती चिल्लाती रह गई, मगर शिवांश जा चुका था। उसने अपनी वाइफ के लिए लीगल सर्कल छोड़ा था। ये खबर चारों ओर आग की तरफ फैल गई थी। थोड़ी देर बाद शिवांश वहाँ पहुँच गया और वहाँ खबर मिल चुकी थी कि शिवांश ने सारे काम छोड़ दिया है। लावण्य ठीक थी, सारी सिचुएशन ठीक हो गई थी। हाँ, लावण्य नाराज़ थी थोड़ी शिवांश से, लेकिन शिवांश ने उसे मना लिया था और उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने शिवान्या रखा था। थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन थी, बाकी सब ठीक हो गया था। बहुत खुशी का माहौल था। लावण्य को मनाने में थोड़ा टाइम लगा। एक बार उसने गलती कर दी थी, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उसने लावण्य से बहुत बार माफ़ी मांगी, इसलिए लावण्य ने उसे माफ़ कर दिया था। शिवांश यह चाह रहा था कि अवीरा का मैटर यहाँ से पूरी तरह क्लोज हो जाए, इसलिए वह गया हुआ था। लेकिन अब फाइनली सब कुछ सही हो गया था। अवीरा का केस सॉल्व नहीं हुआ और अवीरा को अभी फिर से जेल हो गई थी, क्योंकि वह पागलों की जैसे वहाँ चिल्ला रही थी शिवांश के आने के बाद और अपने मुंह से ही सारी चीज़ों को कबूल कर ली थी। इस कारण उसे दोबारा जेल हो गया था। इस प्रकार लावण्य, शिवांश और शिवन्या और उनके पूरे परिवार बहुत खुश थे, क्योंकि आज उनका पूरा परिवार खुशी खुशी सेलिब्रेट कर रहा था। बहुत इंतजार के बाद फाइनली लावण्य के लाइफ में खुशी का दिन आया था और शिवांश ने ये महसूस कर पा रहा था। 4 साल बाद एक छोटे से बच्चे के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। शिवांश उस बच्चे के साथ बच्चों की तरह खेल रहा था। ऐसा लग रहा था शिवांश खुद एक छोटा बच्चा बन गया है। यह शिवांश और लावण्य का दूसरा बेबी था, सत्या राणावत। अब लावण्य का परिवार पूरा हो चुका था। उसके लाइफ की सारी परेशानी, सारी शिकायतें पूरी तरह से दूर हो गई थी। सारा परिवार आज बहुत खुश था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी इस कहानी का प्यारा सा एंड होता है। ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। तो अब हम मिलेंगे एक और नई प्यारी सी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।